आर्टिफिशियल किडनी का भविष्य क्या है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है और नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल किडनी कितने प्रकार की हैं जो भविष्य में वास्तव में हम इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि ये कब तक आम लोगों के इस्तेमाल में मार्केट में आ जाएगी। 1900 के दशक में जो मेडिकल साइंस है उसमें काफी तरक्की हो गई थी और काफी इलाज पॉसिबल हो रहा था और लोगों को जानलेवा बीमारियों से बचा पा रहे थे। लेकिन अगर किसी मरीज की दोनों किडनी खराब हो जाती थी तो उसका कोई इलाज नहीं था, उसे एक डेथ सेंटेंस माना जाता था। किडनी जब काम नहीं करती थी तो उसके वजह से सारे जहर जो बॉडी में इकट्ठे हो जाते थे उसको निकालने के लिए ऐसी कोई हमारे पास साधन नहीं था। 1945 में पहली बार विलियम कॉल्फ ने एक डायलिसिस मशीन बनाई जो कि इस तरह से दिखती थी और इस मशीन के द्वारा उसने डायलिसिस की। लेकिन इस मशीन से जब उसने डायलिसिस की तो कुछ ही लोगों को फायदा मिला, ज्यादातर लोगों को इस मशीन में काफी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस मशीन का इस्तेमाल करने वाले मरीजों को ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, पानी जरूरत से ज्यादा निकल जाना, बीच बीच में डायलिसिस बंद करने की नौबत आ जाना क्योंकि मरीज की हालत ऐसे हो जाना। तो इसमें से अगर 10 मरीजों का इलाज करते थे तो 1 या 2 मरीज ही अच्छे से इसको टॉलरेट करते थे। परंतु ये सबसे पहला डेवलपमेंट था, ये आर्टिफिशियल किडनी ही थी। लेकिन अब आज का अगर हम दिन देखें तो आजकल जो है डायलिसिस काफी बदल चुकी है। इसमें एक डायलाइजर आता है जो कि अब बहुत छोटा हो गया है और उस डायलाइजर में एक तरफ से ब्लड आता है और दूसरी तरफ से ब्लड निकलता है, पर ये ब्लड से सीधा फिल्टर नहीं किया जा सकता। अगर सीधा फिल्टर करेंगे तो शरीर के सारे जरूरी चीजें भी बाहर निकल जाएगी और मरीज बहुत बीमार हो जाएगा। इसलिए इसको एक डायलिसेट के साथ रन किया जाता है। जो डायलिसेट होता है इसमें से जरूरी तत्वों को नहीं निकलने देता, सिर्फ टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट ही निकलते हैं। पर अभी भी परेशानी ये है कि इस डायलिसेट को बनाने के लिए हमें कम से कम 250 से 400 लीटर तक का पानी, रॉ वाटर जरूरत होती है। इससे करीब 120 लीटर डायलिसेट का पानी बनता है। फिर डायलिसिस की जो ये मशीन है, इस मशीन के अंदर जाकर ये अलग अलग कंपोनेंट, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, तब जाके एक डायलिसेट बनता है। और एक मरीज में करीब 250 से 400 लीटर का पानी इस्तेमाल होता है अगर हम 4 घंटे की डायलिसिस करते हैं। इतना ज्यादा पानी का इस्तेमाल, इतने ज्यादा रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ता है और डायलिसिस बहुत खर्चीली भी होती है। दूसरी परेशानी ये है कि मरीज को हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल आना पड़ता है। तो वो सिर्फ इस ख्याल की वजह से भी उसके क्वालिटी जो होती है लाइफ की वो बहुत गिर जाती है। तो इसका एक ही ऑल्टरनेटिव है आजकल, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। पर किडनी ट्रांसप्लांट की परेशानी ये है कि अगर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मरीज हमारे पास है उनमें से सिर्फ 2 या 3% लोगों को ही किडनी मिल पाती है। पूरे हिंदुस्तान में अगर हम डाटा लें तो करीब 2 लाख लोगों की डायलिसिस हर साल होती है और इनमें से सिर्फ 14,000 लोगों को ही पूरे साल में किडनी मिल पाती है। बाकी जो 1,86,000 लोग हैं ये किडनी का इंतजार करते रहते हैं और इस इंतजार में वो कई बार डायलिसिस में ही रह जाते हैं और डायलिसिस में रहने की वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है। अब इस चीज को देखते हुए काफी समय से हेल्थ केयर जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत समय से वो ये सोच रहे हैं कि इसका हम क्या ऑल्टरनेटिव निकालें। तो इसी क्रम में ईयर 2000 से नई डायलिसिस के ऑल्टरनेटिव ढूंढने का प्रयास किया गया। तो मैं आज उन्हीं के बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले इसमें अब वेरिएबल पोर्टेबल डायलिसिस सिस्टम एक आया है, दूसरे नंबर पर इम्प्लांटेबल बायो आर्टिफिशियल किडनी, फिर तीसरे नंबर पर सेल इंजीनियर्ड 3D प्रिंटेड होल किडनी और चौथे नंबर पर जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग किडनी। ये 4 मेजर डेवलपमेंट हैं। जो सबसे पहला, जो कि अभी कुछ ही सालों के अंदर अवेलेबल हो सकता है, वो है AWAK PD, यानी ऑटोमेटेड वेरिएबल आर्टिफिशियल किडनी। इसके अंदर ये एक तरह की पीडी होती है। पीडी का यानी कि इसमें जो पानी होता है वो हमारे एक बॉक्स में पानी होगा और ये पानी बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये हमारा पानी 2 लीटर 3 लीटर तक ही होगा। और ये जो पानी है ये हमारे पेट में जाएगा। पेट के अंदर पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन होती है वो एक तरह से किडनी की तरह जैसे फिल्टर करता है वैसे वो फिल्टर करती रहती है। ये पानी उसके अंदर जाएगा और साफ होके बाहर आएगा। जब ये साफ होके बाहर पानी आएगा तो ये पानी अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको फेंकना पड़ता है। लेकिन अब इसमें एक सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है सॉर्बेंट सिस्टम। वो इस पानी को साफ करेगा और खराब चीज उसमें से फेंक देगा, उसको दोबारा रीयूजेबल बना देगा।
वो पानी फिर अंदर जाएगा और इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाएगा। जब भी कोई कंसेप्ट ऐसा बनता है तो सबसे पहले उसे लैब में टेस्ट किया जाता है। तो लैब में सक्सेसफुली ये काफी पहले ही इसको टेस्ट किया जा चुका है। अब तो रिसेंटली ये नेक्स्ट फेज में आया जिसके अंदर इसको एनिमल स्टडी, फिर ह्यूमन ट्रायल भी इस पे हो चुकी है, जो फाइनल ट्रायल होती है। तो इसकी सेफ्टी जो चेकअप है, जब भी हम ट्राई करते हैं तो हर किसी भी ट्रीटमेंट की सेफ्टी देखनी पड़ती है, तो सेफ्टी इसकी देखी जा चुकी है और ये 72 आवर्स तक लगातार इसका संचालन सफलतापूर्वक सिंगापुर के एक जनरल हॉस्पिटल जो है वो कर चुका है। तो ये अब इसकी फाइनल टेस्टिंग बची है जो कि मरीजों पे ही होगी। अभी तक जितने मरीज के, अब ये ज्यादा मरीजों पे इस्तेमाल होगी, उसके बाद ये हो सकता है आने वाले 1 साल से 3 साल के अंदर ये पूरे अवेलेबल हो जाए। इस जो डिवाइस है ये पोर्टेबल होगा, यानी इसको आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर आप किसी पहाड़ पे जा रहे हैं बहुत दूर जहां कोई डायलिसिस की सुविधा नहीं है, आप दूसरे देश जा रहे हैं और अगर आप वहां अगर अपने घर पर ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे तो ये जो है ये एक मेजर ब्रेक थ्रू आने वाला है, जिससे कि डायलिसिस मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव होने की संभावना है। जो ये पीडी है, लेकिन हीमोडायलिसिस पर भी काम चल रहा है। तो हीमोडायलिसिस के लिए भी जो डायलिजर है उसको और छोटा किया जा रहा है और छोटा किया जा रहा है। अब इसको छोटा करने के लिए जो आजकल सेमीकंडक्टर हैं, तो ये नैनो चिप्स हैं, इसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि एक छोटी सी चिप्स में ही ये फिल्टर का काम करेगा और ये भी एक वेरिएबल किडनी जो बेल्ट में पहनी जाएगी उस पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये जो ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल किडनी जो हीमोडायलिसिस वाली है, ये जो किडनी है इसमें अभी हम बहुत अर्ली स्टेज पे हैं। इसमें कंसेप्ट पास हो गया है, प्री क्लिनिकल वर्कअप अभी चल ही रहा है, इसको स्केल अप किया जा रहा है। अभी इसकी जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, वो पूरे तरीके से नहीं हुए हैं। अभी इसकी लार्ज ह्यूमन ट्रायल्स भी बची हुई हैं। तो ये आने वाले 7 से 10 साल के अंदर ही अवेलेबल होने की संभावना है। और दूसरे नंबर पर है इम्प्लांटेबल बायो आर्टिफिशियल किडनी। जो इससे पहले का मैंने बताया वो सिर्फ फिल्टर कर रहा है, फिल्टर में टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, लेकिन किडनी का काम उससे कहीं ज्यादा होता है। जैसे खून बनाने के लिए एरिथ्रोपोइटिन बनाना, विटामिन डी बनाना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, ये जो सारी चीजें हैं ये सारे हमारा सिर्फ किडनी का टिश्यू कर सकता है। अब इसकी कमी होने की वजह से ये वाला जो मैथ कंसेप्ट आया है कि एक हीमो फिल्टर होगा जो कि फिल्ट्रेशन करेगा, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल सेल्स जो होते हैं, किडनी के जो सेल्स होते हैं, उस सेल्स को आर्टिफिशियली ग्रोन किया जाएगा, कल्चर किया जाएगा और उन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा। इसमें भी नैनो चिप और इन दोनों को कंबाइन करके आर्टिफिशियल किडनी बनाने का कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट पास हो गया है, इसका प्रोटोटाइप यूज किया गया है और इसमें यूसीएसएफ जो बॉडी है वो इसको कंडक्ट कर रही है। ये यूनाइटेड स्टेट में हो रहा है और इसको 1 मिलियन का प्राइज भी मिला है प्रोटोटाइप को डेवलपमेंट करने के लिए और जो इन्होंने डेवलप किया उसको देखते हुए। लेकिन इसके अंदर भी अभी वही सारी प्रॉब्लम्स हैं कि इसका सेफ्टी प्रोफाइल अभी चेक करना बाकी है, प्री क्लिनिकल वर्क अब बहुत ज्यादा पेंडिंग है और क्लिनिकल ट्रायल्स जो ह्यूमन पे होनी है वो भी पेंडिंग है। तो ये भी आने वाले 5 से 10 साल में अवेलेबल होगा। पर इसकी खासियत ये होगी कि ये जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो दवाइयां इस्तेमाल करनी पड़ती है जब हम डायलिसिस करते हैं, जैसे एरिथ्रोपोइटिन और विटामिन डी और जो मिनरल बोन डिसऑर्डर से बचने के लिए और बीपी की दवाइयां, इसका इस्तेमाल भी बहुत कम हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है सेल इंजीनियर्ड 3D प्रिंटेड होल किडनी। इसको ऑर्गेनॉइड्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स होते हैं, टिश्यू स्पेसिफिक का मतलब जो किडनी की सेल्स को जो किडनी बनाते हैं ह्यूमन में, वो एम्ब्रियो से वो सेल, उस टाइप के सेल लिए जाते हैं। वो एक फीटस किडनी यानी जो बच्चा पेट में होता है जैसे वैसी किडनी बनाई जाती है। तो ये किडनी एनिमल होस्ट में डाला गया यानी कि जानवरों में ट्रांसप्लांट किया गया। तो उसमें देखा कि उसके अंदर वो किडनी डेवलप हुई और उसके अंदर खून की उसकी नस से कनेक्ट हुई और यूरिन भी बना। तो ये किडनी में काफी डेवलपमेंट हुआ है। अभी रिसेंटली इजराइल के तेल अवीव जो हॉस्पिटल है उसके अंदर ये जो किडनी है वो 34 वीक्स तक सरवाइव कर गई। पहले जो भी स्टेम सेल से बनाई जाती थी वो 1 हफ्ते या मैक्सिमम 4 हफ्ते तक सरवाइव कर रही थी, पर अब ये 34 वीक्स तक सरवाइव कर गई है। उस पे काफी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो ये आगे फ्यूचर में काफी ऐसा कर सकती है कि हम यही किडनी हम इंसानों में लगा पाए। पर ये किडनी को जो डेवलप करने में
अभी परेशानी ये है कि ये किडनी अभी भी शुरुआती स्टेज में है। अभी ये जो किडनी है, अभी इसमें जो है सेफ्टी ट्रायल्स नहीं हुए हैं, ह्यूमन ट्रायल कोई नहीं हुआ है। अभी सिर्फ ये कंसेप्ट है और उसको चेक किया जा रहा है, उसको स्केल अप किया जा रहा है और 34 वीक्स तक सक्सेसफुल हो गए हैं। अभी इसमें काफी लंबा चलना है। अभी ये जो लैब ग्रोन किडनी है, इसको ह्यूमन में डालने में, उतना बड़ा और फंक्शनल बनाने में अभी कम से कम 10 से 15 साल लगने की संभावना है। चौथा है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब जानवरों की किडनी इंसानों में लगाना। 1960 में 10 किडनी ट्रांसप्लांट ट्राई किए गए थे, जिसमें जानवरों की किडनी जानवरों में लगाई गई थी, पर सारे के सारे रिजेक्ट हो गए थे और वो कंप्लीट फेलियर हो गया था। उसके बाद ये ट्राई नहीं किया गया। अब फिर से ये ट्राई किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें इस बार जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया गया है। जो पिग होता है, यानी सूअर की जो किडनी होती है, वो ह्यूमन से काफी मैच करती है। उसका जो जीएफआर होता है वो भी ह्यूमन के जीएफआर के बराबर होता है, यानी वो उतना चल सकती है जितना ह्यूमन किडनी चल सकती है। दूसरा, उसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं और जो जीन्स होते हैं वो भी ह्यूमन से मैच करते हैं, कुछ एक को छोड़ के। तो ये देखा गया कि जब भी पिग किडनी किसी दूसरे में लगाई गई, तो बंदरों में लगाई गई, या तो वो बहुत तेजी से हाइपर एक्यूट रिजेक्शन हुआ। तो हम लोगों के अंदर पहले से ही उसके कुछ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है, और वो जैसे ही वो पिग की किडनी इंसानों में लगाई तो वो सीधा हाइपर एक्यूट रिजेक्शन करेगा, यानी कि वो उस पर एंटीबॉडी अटैक करेगी, उसे खत्म कर देगी। उसके अंदर जो जीन उसको पहचान लिया गया, जो मेन जीन था वो अल्फा गैल था, और भी काफी जीन थे पर ये मेन जीन था। तो इसको जब पिग डेवलप भी नहीं होता है, यानी जब वो उनके दोनों पेरेंट्स से मिलकर अभी अंडा बन के एम्ब्रियो ही होता है, उसी टाइम पर ये जीन को नॉकआउट कर दिया गया, इसको निकाल दिया गया। अब उसके अंदर अल्फा गैल जीन नहीं था, तो वो अब हमारी बॉडी से रिएक्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो किडनी बनी उस पिग के अंदर, वो पिग छोटे फिर धीरे धीरे करके बड़े हुए। जब वो बड़े हुए तो उनकी किडनी निकाल के जब बंदरों में लगाई गई, और 2 ब्रेन डेड केसेस भी थे जिनकी ब्रेन डेथ हो चुकी थी। 2 इंसान, यानी वो मर चुके थे लेकिन सिर्फ ब्रेन से मरे थे, हार्ट चल रहा था, तो उनमें ये किडनी लगा के देखा गया, तो वो किडनी काम करने लगी। तो ये अभी तक इसके अंदर जो है हमारे ह्यूमन ट्रायल भी हो गई है और इसका कंसेप्ट भी चेक हो चुका है। सेफ्टी प्रोटोकॉल अभी बाकी है और लार्जर ह्यूमन ट्रायल बाकी है। तो ह्यूमन ट्रायल करने के लिए एफडीए के पास अप्रूवल के लिए गया हुआ, ये कई सेंटर में ये स्टडी की जा रही है, और ये भी बहुत जल्द ही कुछ ही सालों के अंदर, यानी 5 साल के अंदर अंदर आप इसके बारे में भी सुनेंगे कि पिग की किडनी भी इंसानों में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और इसमें काफी डेवलपमेंट चल रहा है। अल्फा गैल के अलावा बाकी जीन्स को भी पहचान के निकाला जा रहा है, जिससे कि ह्यूमन बॉडी उस किडनी को रिजेक्ट ना करे और हल्की फुल्की इम्यूनोसप्रेशन दवाइयों से ही वो किडनी एक्सेप्टेड हो जाए। इससे फायदा ये होगा कि जिनको किडनी अवेलेबल नहीं हो रही है और आगे फ्यूचर में भी नहीं होने वाली है, तो ऐसे कई केसेस के अंदर ऐसे पिग को रेस करके इनकी जनरेशन बढ़ाकर वो किडनी की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से भी हम काफी सारे लोगों को डायलिसिस से बचा सकते हैं। अगर मैं इसे समराइज करूं तो किडनी जब हमारी पूरी तरीके से खराब हो जाती है, तो हमारे पास अभी जो इलाज है किडनी ट्रांसप्लांट और हीमोडायलिसिस, इसमें कई तरह के चैलेंजेस हैं। तो इसको पार पाने के लिए जो हमारी वेरिएबल आर्टिफिशियल किडनी, जिसको पहनकर हम कहीं भी जा सकते हैं, अस्पताल आने की जरूरत नहीं है, बायो आर्टिफिशियल किडनी जो कि असली किडनी जैसे दिखेगी, और पिग किडनी ट्रांसप्लांट यानी जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ये सब अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये कोई कहानी नहीं रही है, ये बहुत जल्दी हकीकत बनने जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दशक में हमारे को इनमें से कई चीजें उपलब्ध हो जाएगी और हम